हेलो, अभी आवाज अभी आई? हाँ। ओके। चलिए चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमने जो लास्ट क्लास में जो बातें की है, और मैंने आपको कल लेक्चर के बाद आपके अकाउंट पर जो अपना स्टडी मटेरियल है, जो अपन फॉलो करते हैं, वो प्रॉपर स्टडी मटेरियल अपलोड कर दिया था। किसी को नहीं मिला है तो वो आज जाकर भी देख लें। कल की डेट में आपको आपके अकाउंट में स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। उस स्टडी मटेरियल में के साथ साथ मैंने होमवर्क भी दिया था। तो होमवर्क में आपको एक्सरसाइज जो अपने सॉरी एग्जाम्पल है और जो बिगिनर बॉक्स है वो मैंने बोले थे। मैंने कहा था एग्जाम्पल उदाहरण 1 से 6 करने हैं, और साथ ही साथ मैंने कहा था कि जो अपनी एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के सवाल 11 तक करने हैं, और कुछ 2-3 सवाल और मैंने दिए थे। ठीक है। इसके बाद हमने साथ ही साथ वहां पर जो कल का लेक्चर था वो तो अपलोड किया ही था। तो आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं और आगे की बातों को। आपको जो भी कोई भी डाउट रहेगा तो आपके पास ई सॉल्यूशन ऐप है, आपके पास जो ऑनलाइन डाउट काउंटर जो एप्लीकेशंस प्लेटफॉर्म वगैरह है आपके पास, उनमें सॉल्यूशन कंप्लीट है ना। तो सॉल्यूशन अपने हिसाब से वहां पर जाकर देख ले। आपके पास वीडियो सॉल्यूशन वगैरह हर क्वेश्चन के अवेलेबल है। तो आराम से तसल्ली से उन सब सुविधाओं का लाभ उठाएं। ठीक है, दिमाग पे लोड ना आने दे, है ना। पढ़ते रहे, बस पढ़ाई करते रहे। ठीक है। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। हमने लास्ट में कुछ ये 1-2 उदाहरण लिए थे। जो सवाल मैं बता रहा था, मैं एक काम करता हूँ, मैं सरल रेखा पर ही 1-2 सवाल और कराता हूँ। मैं सरल रेखा के लिए ही 1-2 सवाल और आपको प्रैक्टिस कराता हूं, ताकि आपको और कॉन्फिडेंट फील हो। त्रिविम में डिस्टेंस का फॉर्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा। किसी का डाउट आया था कि त्रिविम में डिस्टेंस फॉर्मूला समझाना, है ना। तो मैंने अच्छे से मैंने समझाया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, पूरा सब कुछ अंडर रूट में। ठीक है, याद रहेगा। सवालों में अप्लाई करके देखो तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है। तो चलो एक एक सरल रेखा मैं यहाँ पर देता हूँ और उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। तो यहां से हम कहते हैं 3y इज इक्वल्स टू 4x माइनस 3। ये एक सरल रेखा हमने ली है। तो यहाँ पर इसका सबसे पहले तो आपको ढाल निकालना है। सी और ढाल दोनों निकालने। सी मतलब y अंतःखंड, और ढाल आपको निकालने हैं। सबसे पहला काम अपना ये रहेगा। ठीक है। सी और ढाल आपको यहाँ पर निकालने हैं। तो हम यहाँ से सबसे पहले इसको इसके मानक रूप में ले जा सकते हैं। क्या करें, 3 से डिवाइड कर दे दोनों तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 4/3x माइनस 1। तो जो हमारी मानक समीकरण होती है y बराबर mx प्लस सी, उससे जब अपन तुलना करेंगे तो m का मान आएगा 4/3 और c का मान आएगा -1। अब मैं आपसे अगर ये कहूं कि ये जो ढाल है, मतलब जो ये tan थीटा है, ये 4/3 है, तो वास्तव में अगर मैं कहूं कि कोण कितना होगा, ये थीटा कितना होगा,
कि थीटा कितना होगा बेटा? न्यून कोण, अक्यूट तो होगा, होगा कितना? न्यून कोण तो होगा, पर वास्तव में इसका मान कितना होगा? क्योंकि ये 4/3 ऐसा मान है जो मुझे पता है। टेन थीटा में वास्तव में 4/3 कब मिलता है ये मुझे पता है। विश्वेंद्र सिंह का जवाब आया है 53 डिग्री है सर, है ना? बिल्कुल सही बात यहाँ पर कि टेन थीटा में अगर टेबल, क्योंकि काफी लोगों को टेबल याद नहीं है, जो होशियार बनते ना, जो शुरू में जिनके नाम आया करते थे कमेंट्स में, जो कहा करते थे कि सर ये तो हमें आता है, ये क्या पढ़ा रहे हो आप, थोड़ा आगे पढ़ाओ आप, इस तरीके के उनके आंसर नहीं आते बेटा। जिन लोगों की जबान चलती है उनके आंसर नहीं आते। तो यहां से ये थीटा कितना हो जाएगा? 53 डिग्री। हाँ मुझे पता है ये अक्यूट है, ये न्यून कोण है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, पर ये न्यून कोण वास्तव में कितना है ये फिलहाल इस सवाल में पता किया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अंतःखंड -1 लेते हुए, यानी मूल बिंदु से नीचे -1 पर अंतःखंड लेते हुए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डॉट डॉट करके एक्स एक्सिस के समांतर एक रेखा का इस तरीके से निर्माण करते हैं। और फिर मुझे न्यून कोण 53 डिग्री बनाना है, तो यहां से मैं कुछ 53 डिग्री के बराबर का एक कोण बनाऊंगा और इस -1 वाले बिंदु से काटते हुए इस तरीके से एक सरल रेखा का निर्माण कर दूंगा। तो मुझे समझ आ जाएगा कि इसका जो कोण है, इसका इसके द्वारा एक्स अक्ष के साथ बनाया गया कोण भी मुझे पता है, मुझे यहाँ पर इसका ढाल भी पता है। ढाल कितना नजर आ रहा है? 4/3। और मुझे यहाँ पर इसका y अंतःखंड भी पता है, जिसको क्या लिखा जा सकता है? 0, -1। काफी लोगों का जवाब आया है, ध्यान से देखना, काफी लोगों का जवाब आया है कि थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4/3। पर बेटा यही तो मजे की बात थी, मैंने कहा था कि आप आंसर यहाँ पर छोड़ देंगे। मैंने ये कहा था कि आप किसी भी सवाल में जब थीटा पूछा जाए तो आप यहाँ पर इस तरीके से करके छोड़ देंगे। पर फिर अब मैं ये आगे की बात, आगे की जानकारी अब यहाँ पर ये दे रहा हूं कि अगर आपको ये पता हो, आपको ये अगर ज्ञात हो जाए कि जो ये 4/3 है ये टैन में किस कोण पर होता है, तो आप यहाँ पर तुरंत कह देंगे कि ये 53 डिग्री पर होता है, और उस थीटा की जगह अर्थात इस टैन इनवर्स 4/3 की जगह आप तुरंत यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? 53 डिग्री लिख सकते हैं। हो जाएगा काम। चलो एक सवाल और मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, एक सरल रेखा और अपन यहाँ पर ले लेते हैं। हम ले लेते हैं 2y is equals to -2x +1, या +1 के बजाय +6 ले लेते हैं। तो ये आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, ठीक है? मैं इसका लाइन डायग्राम और बाकी सॉल्यूशन के पार्ट अपलोड कर दूंगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने जो ढाल वगैरह की जो बातें की, अभी तक जो हमने सीखने की कोशिश की, ये सब किसको सीखने की कोशिश की? सरल रेखा को सीखने की कोशिश की। अब हम यहां से कहते हैं कि यदि सरल रेखा को छोड़कर अगर कोई एक टेढ़ा मेढ़ा वक्र वहां पर दिया जाए, तो सरल रेखा को छोड़कर टेढ़ा मेढ़ा वक्र अगर दिया जाए तो उस वक्र का ढाल कैसे निकाला जाएगा? तो ढाल होता क्या है? ढाल हमने कहा ढाल होता है tan थीटा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्लोप। तो क्या किया जाता है कि जैसे मैं एक अपनी तरफ से एक उदाहरण ड्रॉ करता हूं, थोड़ा सा वहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। ये इस तरीके से मैंने दो अक्षें ली और यहाँ पर कोई एक इस प्रकार से, ये हमने कोई भी वक्र बनाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से इसका निर्माण किया। अब ध्यान से देखना कि क्या होगा जब हम इस बिंदु पर, या जब हम इस बिंदु पर, या जब हम इस बिंदु पर, ये जो मैंने 3 बिंदु नीले पेन से बनाए हैं, अगर इन बिंदुओं पर हम ढाल की बात करेंगे तो ढाल कैसे निकाला जाता है, तो समझिएगा कि वक्र
जो भी दिया गया है उसके किसी बिंदु पर ढाल ज्ञात करने के लिए आप उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। उस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। स्पर्श रेखा ऐसी रेखा होती है जो उस वक्र को बस छूती हुई निकली, वो काटे ना उस वक्र को। तो यहां पर उस बिंदु पर वो कट कर किए बिना छूते हुए निकल रही है। और इसी तरीके से ये जो बीच वाला बिंदु है, यहां पर भी अगर देखा जाए तो इसकी स्पर्श रेखा कुछ ऐसी हो जाएगी। तो जो स्पर्श रेखा हम खींचते हैं किसी भी बिंदु पर, अगर मुझे वक्र का ढाल ज्ञात करना है, मेरी बातों को ध्यान से सुन लेना बेटा सब लोग। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा हम खींच सकते हैं, उस स्पर्श रेखा का वापस से धनात्मक एक्स अक्ष के साथ वामावर्ती दिशा में बनाए गए कोण का जब आप tan थीटा निकालते हैं तो यही उस बिंदु पर उस वक्र का ढाल होता है। यही उस बिंदु पर उस वक्र का ढाल होता है। जैसे जैसे यहां ये जो ग्राफ दिया हुआ है, आप इस दिए गए ग्राफ को ध्यान से देखो। इसमें 3 बिंदु यहां पर दिए हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। अब जो ये बिंदु ए है, तो इस बिंदु ए पर इसने लाल रंग में एक स्पर्श रेखा खींची हुई है। ध्यान से देखो, मैं रेड कलर ही इस्तेमाल कर लेता हूं। तो ये लाल रंग में इस प्रकार से ये स्पर्श रेखा खींची हुई है। और ये स्पर्श रेखा इस एक्स अक्ष के साथ जितना भी कोण बनाएगी, मान लो θ1 कोण बनाएगी, तो इस बिंदु ए पर जो ढाल होगा, ये ढाल बिंदु ए पर जो होगा, इसको क्या लिखा जाएगा, tan θ1। इसी प्रकार से बिंदु बी पर अगर अपन बात करें, तो बिंदु बी पर स्पर्श रेखा अभी काले रंग से दिखा रखी है, तो हम ब्लैक कलर यूज कर लेते हैं। तो बिंदु बी पर जो स्पर्श रेखा दिखा रखी है, ये स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार से खींची गई है। ये मैंने थोड़ी डार्क करके, थोड़ी मोटी करके दिखा दी। और बिंदु बी पर इस स्पर्श रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ जो कोण, अगर यहाँ पर θ2 दिखाया जा रहा है, तो जो ढाल इस बिंदु बी पर हो जाएगा, वामावर्ती दिशा में नापा गया कोण जो ये θ2 है, उसके अनुसार ये क्या हो जाएगा, tan θ2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि किसी बिंदु सी पर हमें स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है, तो बिंदु सी पर हम ढाल ज्ञात करना है, तो बिंदु सी पर हम स्पर्श रेखा का निर्माण करेंगे इस प्रकार से। तो बिंदु सी पर जो इसको छूती हुई जो रेखा है, इस बिंदु सी पर छूती हुई रेखा द्वारा एक्स अक्ष के साथ वामावर्ती दिशा में यदि कोण θ3 का निर्माण किया जा रहा है, तो हम बिंदु सी पर जो ढाल लिखेंगे, ये बिंदु सी पर ढाल क्या लिख दिया जाएगा, tan θ3। हाँ, मैं एक बात जानता हूं कि जब तक यहां पर न्यून कोण का निर्माण हो रहा है, ढाल क्या होगा, धनात्मक होगा। और यदि अधिक कोण का निर्माण होगा तो ढाल ऋणात्मक होगा। मैं अब आपको यहां पर इस चित्र में एक चीज सिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिएगा। इस चित्र में देखकर आपको एक बात सीखनी होगी कि जो ये ग्राफ दिया था, मैं इसको एक हाइलाइटर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये देखना, ये देखो पिंक कलर के हाइलाइटर से मैंने इस ग्राफ को इस तरीके से हाईलाइट कर दिया। इस ग्राफ को जो मैंने हाईलाइट किया है, ध्यान से देखो बेटा इधर, इस ग्राफ को जो मैंने हाईलाइट किया है, इसमें बिंदु ए भी है, इसमें बिंदु बी भी है, इसमें बिंदु सी भी है। मैं अगर यहां पर आपको जो ढाल होते हैं, जो स्लोप होता है, इसको अगर यहां पर आपसे तुलना करने को कहूं कि कौन सा ढाल बड़ा है, कौन सा ढाल छोटा है, तो कुछ इस तरीके से समझना बेटा कि जब जैसे ये इस प्रकार से फिसल पट्टी है, होता है ना फिसल पट्टी, तो आपको सबसे ज्यादा कठिनाई किस बिंदु पर रुकने में होंगी। मतलब आप बिंदु ए पर, ये एक पहाड़ी है, मान लो ये एक पहाड़ी है, और आपसे मैंने कहा कि आप बिंदु ए से चढ़ते हुए इस बिंदु सी तक जाइए, तो क्या बिंदु सी पर चढ़ाई कर पाना आसान है या बिंदु ए पर चढ़ाई करना आसान है? सबसे पहले तो मुझे सब लोग ये बता दो कि इस ग्राफ में बिंदु सी पर चढ़ाई करना आसान है या बिंदु ए पर चढ़ाई करना आसान है? बिंदु ए पर। बाकी लोग बेटा, क्यों बिंदु ए पर? इसलिए बिंदु ए पर कि बिंदु ए पर हम, जैसे ये होता है ना समतल, एक तो ये हो गया समतल, ध्यान से देखो। तो समतल जो ये होता है जिसका क्षैतिज के साथ 0 डिग्री कोण बनता है,
उसके हिसाब से जब बिंदु ए की हमने बात की तो यहां पर बिंदु ए पर ढाल आया थोड़ा सा, और अगर थोड़ा सा ढाल है तो हमें चढ़ाई करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पर जैसे 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 मैं बिंदु बी तक गया ढाल और बढ़ गया, और बिंदु सी तक गया तो ढाल और बढ़ जाएगा। तो ढाल जितना ज्यादा, यानी इसका एक्स अक्ष के साथ कोण जितना ज्यादा बढ़ जाएगा, उसी के अनुसार मेरी तकलीफें बढ़ती जाएगी और मैं कहूंगा ढाल बढ़ता जा रहा है। ठीक है बात? तो चले यहां से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और सीखते हैं चीजों को। तो ये है यहाँ पर तीन, एक ग्राफ दिया है, इसमें तीन बिंदु दिए हुए हैं, बिंदु ए, बी और सी। अब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर जो बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी है, अब अपने को यहां पर तीनों बिंदुओं पर ढाल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं आपसे बिंदु सी पर काम करवाना चाहता हूं। सब लोग बिंदु सी पर आ जाएं। पहले उल्टा काम करेंगे, पहले सी की बात कर लेंगे, फिर बी की बात करेंगे और फिर अंत में ए की बात करेंगे। ठीक है? तो हमने कहा कि किसी भी बिंदु पर अगर ढाल ज्ञात करना है तो उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं। तो ये सी बिंदु पर स्पर्श रेखा आपको सबको नजर आ रही है। ये देखो सी बिंदु देखो, और सी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा नजर आ रही है, आपको धनात्मक एक्स अक्ष भी नजर आ रही है। काफी लोग ये सोच रहे होंगे कि सर इतना इस धनात्मक एक्स अक्ष पर क्यों फोकस करते हो सर आप, ये तो बहुत आसान है, ये तो पहले से ही बनी बनाई रहती है, आप बार बार धनात्मक एक्स अक्ष क्यों लिखते हैं? तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात याद दिलाना चाहूंगा कि बेटा जो कुछ भी मैं यहाँ पर कहता हूं और जो कुछ भी मैं बार बार बनाने की कोशिश करता हूं, ये अनमोल है, ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना अगर आपने सवाल करने की कोशिश की तो एक समय ऐसा आएगा जब आप गलतियां इतनी करोगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि गलती कहां पर हुई। तो मैं कोशिश करता हूं कि आपको उन्हीं गलतियों से बचाते हुए आपको एक सही तरीका सिखाया जाए। बाकी आपकी मर्जी है, होशियार जो जितना ज्यादा बनेगा वो उतना ही दुख पाएगा, जिंदगी में उतना ही दुख पाएगा। तो यहां पर ये धनात्मक एक्स अक्ष है, और इस धनात्मक एक्स अक्ष के साथ वामावर्ती दिशा में हमने जो कोण नापा वो कोण मुझे साफ साफ 45 डिग्री नजर आ रहा है। और उसके अनुसार जो हम यहाँ पर टेन थीटा जो लिखना चाहते हैं, टेन थीटा मतलब ढाल लिखना जो चाहते हैं सी बिंदु पर, ढाल सी बिंदु पर जो लिखना चाहते हैं वो क्या हो जाएगा, टेन 45, और टेन 45 का मान कितना आ जाएगा, एक। अर्थात सी बिंदु पर जो ढाल है वो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। समझ रहे बात को? इसी प्रकार से अब मैं यहां पर आपको बी बिंदु पर लेकर आ जाता हूं। बी बिंदु पर, बी बिंदु पर क्या किया जाएगा बेटा, आराम से बिल्कुल तसल्ली से सॉल्व करते जाओ। बी बिंदु पर धनात्मक एक्स अक्ष कुछ इस प्रकार से होगी, और जो हमारा उस बिंदु पर स्पर्श रेखा है वो भी क्या है, क्षैतिज है। क्षैतिज का क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण 0 डिग्री। तो बी बिंदु पर जो थीटा है वो 0 डिग्री है। तो बी बिंदु पर टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो वो भी 0 डिग्री, 0 हो जाएगा, सॉरी 0 डिग्री नहीं 0 हो जाएगा। और फिर हम यहां पर कह देंगे कि जो ढाल है इस बिंदु बी पर वो हो जाएगा 0। हमने पहले भी कहा था कि जो भी एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं हैं उन सबका ढाल 0 होगा। अब यहां से हम आ जाते हैं आपको अंत में इस बिंदु ए पर लेकर। इस बिंदु ए पर आप तुरंत आ जाइए और यहां पर ढाल ज्ञात करने की कोशिश कीजिए। बिंदु ए पर ढाल ज्ञात, शुभम अटल का जवाब है √3, हिमानी का जवाब है √3। तो बेटा आप तो पढ़ गए, आपको मुझे जहां तक लग रहा है हो गई आपकी पढ़ाई, ग्रेजुएशन पूरी हो गई, टोपियां उछालो आप। मनीषा का कहना है 60 डिग्री है सर, कोण यहाँ पर 60 डिग्री है। मनीषा का कहना है कि कोण 60 डिग्री है। बाकियों के जवाब जो आ रहे हैं ना, जिनके नाम मैं नहीं ले रहा हूं उनके जवाब बिल्कुल सही है, जिनके नाम नहीं ले रहा हूं उनके जवाबों में कोई कमी नहीं है, उनके जवाब बिल्कुल सही है। जिन जो जो लोग नितेश आपका गलत है, नीतीश कुमार,
बिहार के लला नीतीश कुमार, गलत है, आपका जवाब गलत है बेटा। युवराज सही आंसर है। नेत्रा गलत है आपका आंसर बेटा, नेत्रा गलत है। तबस्सुम का तो और ज्यादा गलत है। चलो तो मैं समझाता हूं यहाँ पर। इस बिंदु ए पर क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो बिंदु ए है, इस बिंदु ए पर आपको स्पर्श रेखा तो साफ साफ नजर आ रही है, सवाल में बना रखी है ना। और जो ये स्पर्श रेखा है, अब इस रेखा का हमें क्या निकालना है, ढाल निकालना है। तो क्या किया जाएगा कि धनात्मक एक्स अक्ष, मैंने कहा ना बार बार मैं धनात्मक एक्स अक्ष बनाता हूं, तो बनाऊंगा, मैं तो बनाऊंगा, आपको नहीं बनानी कोई दिक्कत नहीं। इस धनात्मक एक्स अक्ष के साथ वामावर्ती दिशा में जो कोण होगा वो होगा हमारा थीटा। तो बिंदु ए पर जो हमारा थीटा बनेगा, वो थीटा क्या बनेगा, तो आपको जो 60 डिग्री नजर आ रहा है वो 60 डिग्री थीटा नहीं होगा बेटा, वास्तव में 120 डिग्री हमारा थीटा होगा। क्योंकि 60 डिग्री तो क्या कर रखा है इसने, माइनस एक्स अक्ष के साथ कोण बना रखा है। तो मैंने आपको माइनस एक्स अक्ष के साथ नापे गए कोण की बात कभी नहीं बताई। मैंने हमेशा कहा कि आप पॉजिटिव एक्स अक्ष के साथ बनाए गए कोण की बात करेंगे, और वो कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है। अब यहां पर आपको अगर ढाल निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप यहां पर लिखेंगे टेन थीटा ए, अर्थात टेन 120, इसको क्या लिखा जाएगा, टेन 180 माइनस 60। कौन सा चतुर्थांश है ये, द्वितीय चतुर्थांश है। यहां से हम लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश। और द्वितीय चतुर्थांश में टेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पर 180 अर्थात पाई का गुणज है, तो यहाँ पर टेन टेन ही रहेगा, और ये हो जाएगा 60, और अपना आंसर आ जाएगा माइनस अंडर रूट 3। तो यहां से हो जाएगा ढाल इस बिंदु ए पर माइनस अंडर रूट 3। सही बात हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और सवालों के साथ हम सीखने की कोशिश करते हैं कि ये ढाल जो वास्तव में रहता है इसको कैसे समझा जाएगा। आगे हमारे पास बहुत अजीबोगरीब ग्राफ आएंगे, और उन सारे ग्राफ्स के लिए हमें प्रॉपरली ये जो फलन होते हैं, जो ग्राफ होते हैं, इनके ढालों का अनुमान होना बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, फलनों को दो प्रकार से एक एक करके सीखते हैं। पहला आरोही फलन, मीन्स इसको अपन कहते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन, इंग्लिश में अपन इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन कौन होते हैं, तो हम कहेंगे कि जिन फलनों का जो मान है, यानी जो फलन है, वो ऊंची उड़ान की तरफ होते हैं, मतलब ऊपर की तरफ उठते हुए बनाए जाते हैं। अब ऊपर की तरफ जाते हुए ग्राफ भी दो प्रकार से बना सकते हैं, एक्चुअली तीन प्रकार से बना सकते हैं। पहले मैं दो प्रकारों को समझाता हूं। ये इसका प्रकार एक और इसका प्रकार दो। प्रकार एक और दो को आप देखो तो आपको दिखेगा कि इस एक में तो क्या हो रहा है, ऊपर जाने पर, जैसा मैंने सिखाया था ना, ध्यान से देखो, मैं एक को जूम करके दिखा रहा हूं। मैंने क्या कहा था कि यहां पर इस बिंदु ए पर, इस ग्राफ एक में अगर मैं आपको यहां पर तीन बिंदु दिखा दूं, पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, मैं नाम भी दे देता हूं इसको ए बी सी। तो बस आपको इतना सा बताना है कि इन बिंदुओं ए बी और सी पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाएंगी, ये स्पर्श रेखाएं जो ढाल बनेंगी, वो ढाल धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, फटाफट से बताओ। ढाल धनात्मक आएगा या ऋणात्मक आएगा, धनात्मक। क्यों, क्योंकि जब कभी भी आप बिंदु ए पर या बिंदु बी पर या बिंदु सी पर जब स्पर्श रेखाएं खींचेंगे, तो वो यहां पर न्यून कोण का निर्माण करेंगी। हमने ये दो स्लाइड पहले, दो पेज पहले हमने ये बात सीखी है ना। तो ढाल धनात्मक आएगा। दूसरी बात अब मैं यहां से ये पूछना चाहता हूं कि ए से बी तक जाने पर ढाल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ए से बी तक जाने पर ढाल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग। और बी से सी तक जाने पे ढाल और बढ़ रहा है, स्लोप और बढ़ रहा है।
तो इस ग्राफ को देखकर क्या अंदाजा अपने को लग रहा है, इस ग्राफ को देखकर अंदाजा अपने को लग रहा है, और मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं यहां पर लिख रहा हूं कि इस ग्राफ नंबर 1 में जो ढाल है वो धनात्मक है, तथा ढाल लगातार बढ़ रहा है। किसी को कोई आपत्ति हो तो सिर्फ वो कमेंट करे, जिनको समझ में आ गई ये बात जो मैंने लिखी है बात, वो शांत रहे, जिनको कोई आपत्ति है वो कमेंट करे कि सर हमें समझ नहीं आ रहा। जल्दी से, जल्दी से। ये रुक इसलिए रहा हूं क्योंकि ये जब अगला चैप्टर इसके बाद हम देखेंगे काइनेमेटिक्स, तो वहां पर बहुत ही ज्यादा बार ये काम आएगा। एक बार और बेटा, मैं ये दूसरी बार बता रहा हूँ, एक बार और मैं क्या बता दूं, बस ये मुझे समझाओ आप कमेंट ऐसा प्रॉपर करो कि सर इसमें ये चीज हमें समझ में नहीं आई है। एक्चुअली आप देख रहे होंगे ये मैं दूसरी बार बता रहा हूं, और बहुत कठिन चीज नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि आप, फिर खुशवंत का डाउट आया है, खुशवंत का डाउट आया है कि सर हमेशा यही ग्राफ रहेगा क्या, कैसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हो बेटा। कभी किसी चैप्टर में एक सवाल होते हैं, एक सवाल थोड़ी ना होता है, सवाल तो बहुत सारे हो सकते हैं, हर सवाल का अपना अपना तरीका होगा। चलिए कोई बात नहीं, आपके वापस से मूर्खतापूर्ण भरे डाउट यहां पर आने लगे हैं, मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये ग्राफ नंबर 2 है, इस ग्राफ नंबर 2 को भी हम यहां पर समझाने के लिए यहां पर भी 3 बिंदुओं का चयन करते हैं। तो मैंने वापस से यहां से 3 बिंदु देखे, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। एक गधा तो ये भी पूछ रहा है कि सर 3 ही बिंदु हो सकते हैं क्या। अबे मैं समझा रहा हूं, चमन चाय भोट है क्या, बिंदु तो कितने भी हो सकते हैं। मैं 10 बिंदु लूंगा तो 10 बार कहां तक समझाऊंगा, 3 बिंदु ले रहा हूं ताकि आपको अंतर भी समझ में आ जाए, समय भी ज्यादा बेकार ना हो। गवारों का बादशाह बनेगा क्या। अब यहां पर अपने को 3 पॉइंट्स जो दिए हैं, अब इन 3 पॉइंट्स के लिए मेरा सवाल नंबर 1 ये है कि इन तीनों बिंदुओं पर ढाल कैसा होगा, धनात्मक या ऋणात्मक। अर्थात मतलब मेरा ये है कि इन 3 बिंदुओं पर जब यहां पर आप इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये स्पर्श रेखा न्यून कोण ही बना रही है या कोण अधिक कोण में परिवर्तित हो गया। तो आप कहेंगे सर न्यून कोण ही बन रहे हैं, आप कहेंगे सर न्यून कोण ही बन रहे हैं क्योंकि एक्स अक्ष के साथ जो ये कोण बन रहा है ये न्यून कोण है, और न्यून कोण है तो यहां पर भी ढाल क्या होगा, धनात्मक। ढाल धनात्मक होगा। तथा अब मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब आप मान लो आपको एक ऐसी इस प्रकार की पहाड़ी दे दी, ध्यान से समझना मेरी बात, इस प्रकार से एक पहाड़ी दे दी और आपसे कहा कि इस बिंदु ए से चढ़ना शुरू करो और बिंदु बी और बिंदु सी तक चढ़ाई करना स्टार्ट करो आप, तो आपको ए पर चढ़ाई कठिन नजर आएगी या सी पर चढ़ाई कठिन नजर आएगी। इसको इमेजिन करो कि ये जो बिंदु है यहां पर अपने को ये ए पर चढ़ाई कठिन नजर आएगी या सी पर चढ़ाई कठिन नजर आएगी, या आपको लगेगा ऐसा कि सी पर जाने के बाद तो अपने को अब इस पहाड़ी पर चलने में कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा लगेगा ना कि सी तक अगर एक बार पहुंच गए तो सी पर पहुंचने के बाद आपको इस पहाड़ी पर चढ़ने में कोई तकलीफ नहीं आएगी, क्योंकि सी पर तो हमारा समतल, हमारा जो जो सतह हो चुकी है वो कुछ ऐसी हो चुकी है, लगभग समांतर जैसी हो चुकी है। समझ रहे बात को, क्योंकि वहां पर आपका जो कोण है यानी जो स्पर्श रेखा का कोण है वो कोण कम हो चुका है, जबकि शुरुआत में जो स्पर्श रेखा का कोण था वो ज्यादा था। मतलब यहां से ये समझ आ रहा है ना कि जो थीटा ए बिंदु पर जो बन रहा कोण है वो बड़ा है, और जब हम बी बिंदु तक आए तो कोण छोटा हो गया, और अगर हम सी बिंदु तक आए तो कोण और छोटा हो गया। तो यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ढाल तो धनात्मक है बिंदु ए पर भी, बी पर भी और सी पर भी, परंतु ढाल ए से बी और बी से सी जाने पर ढाल धनात्मक है पर घट रहा है। स्लोप डिक्रीजिंग,
ढाल घट रहा है, समझ रहे? और आपको भी पता होगा कि आगे चलकर अगर ये ग्राफ ऐसा हो जाए, मतलब इस तरीके से हो जाए, और यहां पर अगर मैं एक इस प्रकार से स्पर्श रेखा बना दूं, तो ये ढाल कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा, समझ रहे? अगर मैं इसको ढाल, इस ग्राफ को, इस पहाड़ी को घुमाकर ऐसे क्षैतिज कर दूं, तो क्षैतिज कर देने पर इस वक्र का, इस कर्व का ढाल क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा बेटा। नजर आ रहा है? सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करो, जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करो और फील करो कि हाँ, अगर मुझे पहाड़ी पर चढ़ाया जाए तो ऐसी पहाड़ी पर तो शुरू में चढ़ने में प्राण आ जाएंगे, पर बाद में एक बार बिंदु सी के बाद जब हम पहुंच जाएंगे तो आराम से चल सकते हैं। इमेजिन, प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नॉलेज। चलिए, इसके बाद अपन आते हैं यहां पर तीसरे ग्राफ पर। तीसरा ग्राफ कैसा है? एक सरल रेखा है। तो मैं वापस से तीसरे ग्राफ को ध्यान से देख लो एक बार। अब जो ये तीसरा ग्राफ सरल रेखा है, सरल रेखा का ढाल हर बिंदु पर क्या होता है? समान। सरल रेखा का ढाल यहां पर, चूंकि ये थीटा न्यून कोण है, थीटा न्यून कोण है, तो ढाल क्या होगा? धनात्मक होगा, ढाल धनात्मक होगा। तथा ढाल यहां पर हर बिंदु पर नियत होगा, तथा ढाल नियत होगा। क्योंकि सरल रेखा है, सरल रेखा पर हर बिंदु पर ढाल क्या होगा? नियत होगा। नियत क्यों होगा बेटा? क्योंकि हर बिंदु पर, यहां पर, चाहे यहां बात करूं, चाहे यहां बात करूं, चाहे यहां बात करूं, हर जगह एक्स अक्ष के साथ जो कोण बनेगा, यानी संगत कोण जो होंगे वो समान होंगे। ठीक है, हमने कहा भी तो था कि सरल रेखा ऐसी रेखा होती है जिसके लिए जो एक्स अक्ष के साथ बनाया हुआ कोण है वो हर बिंदु पर समान होगा। यानी यहां पर देखा जाए तो यहां पर इस रेखा का, सरल रेखा का ढाल हर बिंदु पर नियत रहेगा। तो यहां से इन तीनों ग्राफ्स को, तीनों बिंदुओं को, इस आरोही फलनों के लिए आपने देखा ध्यान से, आपको बातें समझ में आई? कोई आपत्ति किसी को है? आगे कंटिन्यू करता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर ये दूसरा जो होता है, ये होता है अवरोही फलन। अवरोही फलन का मतलब होता है, अवरोही फलन का मतलब होता है डिक्रीजिंग फलन। डिक्रीजिंग फलन। अब ध्यान से देखना बेटा, यहां पर आप सबसे पहले इस ग्राफ नंबर 1 पर आ जाओ। यहां पर, यहां पर थोड़ा सा चैलेंज बड़ा है, यहां पर थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा है। आप लोग अगर दिमाग का इस्तेमाल करोगे तो ये काम अपने को, सबको समझ में आएगा 2 मिनट में, और अगर दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो लगभग 20 मिनट यहां पर अपने खत्म हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, 2 मिनट में काम होता है या 20 मिनट में काम होता है। सुनिएगा, स्टेप वाइज सुनिएगा। अपनी साइड से दिमाग अभी ना लगाएं, पहले मेरी पूरी बात सुन लें, उसके बाद दिमाग लगाएं। आपने पहले दिमाग लगा लिया तो समझ लो कि हो गया कचरा। समझ रहे? तो अब यहां पर अपन बात करते हैं सबसे पहले। मैं यहां पर देख रहा हूं कि शुरू में ऊंचाई क्या है, यहां पर शुरू में ग्राफ ऊपर है, और फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा ये ग्राफ नीचे की तरफ उतर रहा है। शुरू में ये ग्राफ ऊपर है, जैसे पहले था ना बेटा, पहले तो ग्राफ ऐसे था। मतलब शुरू में ग्राफ का मान क्या था? नीचे था, फिर ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ा। इसीलिए अपन ने उस फलन को क्या कहा था? आरोही फलन। अभी क्या है? ग्राफ की वैल्यू पहले ऊपर है, ग्राफ की वैल्यू पहले ऊपर है, और ऊपर से अब ये ग्राफ की वैल्यू क्या होती जा रही है? यहां पर ये घटती जा रही है, और इसीलिए इसका नाम क्या है? इसीलिए इसका नाम अवरोही फलन है ना? तो अब अपन यहां पर एक काम करते हैं कि यहां पर सबसे पहले जो बिंदु है उन बिंदुओं को नाम दे देते हैं ए, बी और सी। शुरुआत यहां पर हुई है ए से, फिर मान घट के रह गया बी, और फिर मान घट के रह गया सी। अब मैं यहां पर कहता हूं कि जो ये अवरोही फलन है, इसमें बिंदु ए पर आप ढाल बताइए। तो बिंदु ए पर स्पर्श रेखा खींचेंगे।
तो जो बिंदु ए पर स्पर्श रेखा खींची है, इसका धनात्मक एक्स अक्ष के साथ, धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो कोण बन रहा है वो न्यून कोण है या अधिक कोण? तो आपका जवाब होगा यहां पर अधिक कोण है। और अगर अधिक कोण है तो यहां पर ढाल धनात्मक होगा या ऋणात्मक? तो आपका जवाब होगा कि सर ढाल ऋणात्मक होगा। फिर यहां से अब सुन लीजिएगा मेरी बात को, ढाल ऋणात्मक होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। इसके बाद बिंदु बी पर जब आप आओगे तो ये बिंदु बी पर अपन ने स्पर्श रेखा, यहां पर भी ढाल ऋणात्मक क्योंकि यहां पर भी अधिक कोण, और ये बिंदु सी पर, तो यहां पर भी अधिक कोण, यहां पर भी ढाल ऋणात्मक। तो सबसे पहला हमारा जो कंक्लूजन है, जो हमारा परिणाम है वो क्या है कि इस ग्राफ में ढाल जो है ऋणात्मक है। तथा अब यहां पर अपन ये बात करेंगे कि ये ढाल बढ़ रहा है या घट रहा है। तो चूंकि ये ऋणात्मक है बेटा, ऋणात्मक है तो ऋणात्मक में चीजें घटती बढ़ती उल्टी तरीके से हैं, समझते हैं? ऋणात्मक में उल्टा पैटर्न होता है। जैसे कि मैं 4 और 2 की बात करूं तो कौन बड़ा है? 4 और 2 की बात करूं तो कौन बड़ा है? 4। पर अगर मैं -4 और -2 की बात करूं तो कौन बड़ा है? -2। आती है बात समझ में? तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब कभी भी हम यहां पर बड़े और छोटे के लिए बात करेंगे, यानी जब कभी भी, इस बात को ध्यान से सुन लो, कोई बाद में रोने ना लगे कि सर समझ ही नहीं आया। बेटा जो बाद में इस डाउट को पूछेगा, मैं बिल्कुल उनका मनोरंजन नहीं करूंगा। मैं अभी ध्यान से समझा रहा हूं, तो पूरा पूरा लाभ उठाए इस चीज का। तो पहला मेरा सवाल मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से देखो। मेरा सवाल यह है कि 4 और 2 में से, कमेंट अभी आप बिल्कुल ना करें, जब मैं पूछूं तब कमेंट करें, ठीक है? आंसर अभी कमेंट करने की जरूरत नहीं है, पहले पूरी बात सुन ले। 4 और 2 में से कौन बड़ा है? तो आपका जवाब होगा कि सर 4 और 2 में से 4 बड़ा है, क्योंकि ये धनात्मक संख्याएं हैं, इनमें बड़ा छोटा बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु अगर यहाँ पर ये ऋणात्मक मान हो जाए तो यहाँ पर ऋणात्मक मानों के लिए हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता है, और हम क्या कहते हैं कि जो ऋणात्मक में छोटा होगा वो ज्यादा ही बड़ा होगा, जो जितना कम ऋणात्मक वो उतना बड़ा। तो -2 कम ऋणात्मक है तो वो -2 बड़ा हो जाएगा, ठीक है बात? इस तरीके से। तो मेरा यहां से समझाना ये है, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी यहां पर हम ढाल के घटने और बढ़ने की बात करेंगे कि ढाल बढ़ रहा है या घट रहा है, तो आप यहां पर ऋणात्मक चिन्ह लेने के बजाय सिर्फ उनके परिमाण की बात करेंगे। तो आप यहां पर लिखेंगे ढाल, आप यहां पर लिखेंगे ढाल का परिमाण। परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ उसके लिए हम ऋणात्मक धनात्मक से दूर यानी प्लस माइनस चिन्ह के बिना बात करेंगे। तो समझिएगा ये ढाल का परिमाण कैसे समझ में आएगा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां पर ढाल तो ऋणात्मक है। अब ऋणात्मक है तो आप किसकी बात करेंगे? यहां पर परिमाण की बात करेंगे। अब परिमाण बढ़ रहा है ढाल का या घट रहा है, ये कैसे निर्धारित किया जाएगा? तो ध्यान से देखना, हमने यहां पर ढाल के परिमाण की बात की है। अब ये ढाल का परिमाण बढ़ रहा है या घट रहा है कैसे समझा जाएगा? तो सुनिएगा कि जब यहां पर आपको, अब पहले तो मैं क्या कह रहा था, पहाड़ी ऊपर जा रही थी, ऊंची पहाड़ी हो रही थी, तो ऊंची हो रही थी तो मैं आपको चढ़ने के लिए बोल रहा था। अब यहाँ पर ढाल जो पहाड़ी है वो ऐसे फिसल पट्टी जैसी है, होता है ना पार्क वगैरह में ऐसे स्लोप। तो अब मैं यहां से ये कह रहा हूं कि जब आप इस प्रकार की फिसल पट्टी पे, मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूं, आप जब इस प्रकार की फिसल पट्टी पर फिसलने की कोशिश करेंगे तो आपको फिसलने के दौरान आप सबसे ज्यादा ढलान कहां महसूस करेंगे? बिंदु ए पर या बिंदु सी पर? सबसे ज्यादा ढलान कहां महसूस करेंगे, बिंदु ए पर या बिंदु सी पर? तो आपका जवाब होगा बिंदु ए पर सबसे ज्यादा ढलान अपने को महसूस होगी, बिंदु ए पर। बिल्कुल सही, बहुत सारे लोगों के सही जवाब आए हैं। कुछ 2-4 नमूने हैं जिनको बिंदु सी पर ढलान सबसे ज्यादा लगती है।
उनको ये नहीं पता कि बिंदु सी पर जाते जाते तो हमारा जो धरातल है वो बिल्कुल क्षैतिज होने वाला है ना, क्षैतिज होने वाला है। सबसे ज्यादा ढलान जो हमें महसूस होगी वो बिंदु ए पर महसूस होगी। अब चूंकि हमें पता है कि ये ढाल ऋणात्मक है, इसीलिए मैंने ऋणात्मक में चिन्ह के लिए बात करना बंद कर दिया। ऋणात्मक है मुझे पता है, इसीलिए मैं अब यहां पर चिन्हों की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ इतनी सी बात करूंगा कि यहां पर परिमाण के रूप में ढाल जो है, परिमाण के रूप में ढाल जो है वो ए पर सबसे ज्यादा है, फिर बी पर और फिर सी पर। तो यहां ए से बी से सी जाने पर ढाल का जो परिमाण है वो हो गया घट रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर बिंदु ए पर, उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं, उदाहरण के लिए बात कर रहा हूं कि अगर बिंदु ए पर ढाल -5 है तो बिंदु बी पर वो ढाल मान लो -3 हो गया और बिंदु सी पर वो ढाल -1 हो गया। तो आप अगर परिमाण की बात करेंगे तो परिमाण यहां पर -5 का परिमाण क्या लिखा जाएगा 5, -3 का परिमाण क्या लिखा जाएगा 3 और -1 का परिमाण क्या लिखा जाएगा 1। तो आप देखो परिमाण वास्तव में क्या हो रहा है, 5 से 3 से 1 हो रहा है, अर्थात परिमाण घट रहा है। ठीक है, बात समझ में आई? एक और उदाहरण के साथ में दिमाग में आपको बिठाने की कोशिश करता हूं। एक और उदाहरण लेते हैं, ये दूसरा है, इससे समझते हैं, कोई बात नहीं। जिसको थोड़ा कम भी समझ में आया है, यहां पर उदाहरण दूसरे से सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जवाब खुद ब खुद आपके मुंह से निकलेंगे। सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि प्रारंभिक बिंदु हमने मान लिए 3 बिंदु, उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं ए बी और सी, ए बी और सी। अब यहां पर देखो, जो ए पर स्पर्श रेखा है, इस ए पर स्पर्श रेखा, इस बी पर स्पर्श रेखा और इस सी पर स्पर्श रेखा द्वारा धनात्मक एक्स अक्ष के साथ जो बनाए गए कोण है, ये सब अधिक कोण है। समझ रहे हैं? तो यहां पर ये जो कोण है ये अधिक कोण है, और अगर अधिक कोण यहां पर ये सारे हैं तो इस स्थिति में जो ढाल होगा वो ढाल ऋणात्मक होगा। तो हम यहां पर ऊपर लिख लेते हैं ढाल ऋणात्मक होगा, तथा जो अभी ऋणात्मक है, तो ऋणात्मक की स्थिति में मैंने क्या सिखाया, मैंने कहा ढाल के परिमाण की बात करेंगे, तो जो ढाल का परिमाण होगा अब वो कैसा होगा इसको समझिएगा। ढाल का परिमाण कैसा होगा, तो आप बताओ कि जब आप इस प्रकार की फिसल पट्टी पे फिसलोगे तो ए पर आपको क्या नजर आएगा, ढाल कम नजर आएगा, मतलब आपको ऐसा लगेगा कि फिसलने में मजा ही नहीं आ रहा। पर जैसे जैसे आप बिंदु बी तक पहुंचोगे, वाटर पार्क गए हो, वाटर पार्क कभी देखा तो होगा, पिक्चर में तो देखा होगा वाटर पार्क। तो क्या होता है कि अगर ढाल इस प्रकार से है ए, उसके बाद जब जैसे जैसे ढाल बी आएगा आपको मजा आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए समझ में आएगा कि आपको अब ऐसा लग रहा है कि जैसे गिरने ही वाले अपन, और जैसे जैसे सी तक आ जाएंगे तो आपको ढाल बहुत ही ज्यादा नजर आएगा। ऐसे बिल्कुल यूं मान लो एक खड़ी फिसल पट्टी होगी, लगभग खड़ी फिसल पट्टी। तो हमें क्या समझ में आ रहा है कि बिंदु ए बी और सी में से सबसे कम जो ढाल का परिमाण है वो ए पर है, फिर उसके बाद बी पर है, और फिर उसके बाद सी पर बहुत ही तेज ढलान हो चुका है। सी पर बहुत ही तेज ढलान हो चुका है, तो ढाल का परिमाण जो है ये क्या हो जाएगा, बढ़ रहा है। इसका उदाहरण कैसे देता हूं कि मान लो इस ए पर अगर ढलान है -1, तो बी पर ढलान -3 हो जाएगा, और जो सी पर ढलान है वो -5 हो जाएगा। तो आपको समझ आएगा कि परिमाण के रूप में 1, 3 और 5 को अगर अपन तुलना करें तो ढलान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। परिमाण वास्तव में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जबकि पहले स्थिति में जो ढलान था वो 5, 3 और 1 हुआ था, यानी परिमाण घट रहा था। ठीक है, मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग। सक्षम बेनीवाल बिल्कुल सटीक आंसर देता है, पर काफी बार मैं इस बच्चे को इग्नोर कर देता हूं ताकि बाकी दूसरे बच्चे डिप्रेस ना हो जाए, है ना। सक्षम बिल्कुल आपका सही जवाब यहां पर है कि जो उसका परिमाण है, ढाल का जो परिमाण है वो बढ़ रहा है। अब अपन इसी तरीके से तीसरे सवाल पर आते हैं बेटा। तो तीसरे सवाल पर सबसे पहले यहां पर ढाल का चयन करो।
तो आप देखोगे कि जो यहाँ पर धनात्मक एक्स अक्ष वाली दिशा है, यहां से जो अधिक कोण बन रहा है, अर्थात यहाँ पर अधिक कोण है तो ढाल ऋणात्मक है, अधिक कोण। ढाल ऋणात्मक। तो हम यहां से क्या कह देंगे, ढाल, ऊपर में दोबारा से बार बार लिख रहा हूं ताकि आप पढ़ोगे तब आपको ध्यान रहे, ढाल ऋणात्मक होगा तथा जो ढाल का परिमाण होगा वो क्या रहेगा, ढाल का परिमाण जो होगा वो क्या रहेगा, नियत रहेगा, क्योंकि क्या है, सरल रेखा है ना, सरल रेखा है तो हर जगह पर आपको ये समान उतना ही कोण मिलेगा। ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा थोड़ी ना है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती तो ढाल बदलते हैं, ये तो सरल रेखा है, सरल रेखा पर हर बिंदु पर उसका जो बनाया गया कोण होता है वो क्या होता है, समान होता है। आती है बात समझ में? तो बिल्कुल आप पहले समझ रहे हैं, टाइप वन यानी आरोही और अवरोही को आराम से तसल्ली से पढ़ना, घर पे बैठकर बहुत ही मेहनत से फोकस से पढ़ना, क्योंकि जितनी मेहनत आप करोगे वो फल देगा। मेरे बहुत ज्यादा मेहनत करने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस इतना हो जाएगा, मेरे मेहनत करने से आपको समझने में आसानी हो जाएगी, पर पढ़ाई आपको करनी है। ठीक है, तो एक बार इसको रिवाइज करना बढ़िया से। अब मैं यहाँ पर कुछ और आपको समझाता हूँ। क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखा है, तो ये हो गई क्षैतिज रेखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। क्षैतिज रेखा है तो ढाल क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट, क्षैतिज रेखा है तो ढाल क्या हो जाएगा, 0। और ऊर्ध्वाधर रेखा है तो ढाल क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर रेखा है तो ढाल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री नहीं बेटा, थीटा है 90, ढाल यानी टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो क्या हो जाएगा, अनंत। अनंत। हाँ, मैं मुझे पता है कि यहाँ पर कोण 90 डिग्री है, पर मैं कोण थोड़ी ना पूछ रहा हूं, मैं तो ढाल पूछ रहा हूं, ढाल का तात्पर्य टेन थीटा, ढाल का तात्पर्य टेन थीटा, और आपका आंसर आ जाएगा इनफाइनाइट, इन्फिनिटी। ठीक है बात, हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ पर टाइप 3 हो गया, कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले अब यहां पर ये जो एक सवाल है, ये जो हमने टाइप 1 प्रकार 1 प्रकार 2 और प्रकार 3 सीखा है ना, अब उसके ऊपर ये सवाल है। अगर ये सवाल अपने को समझ में आ गया तो समझना कि आपकी और मेरी दोनों की मेहनत अपनी सफल हो गई। ठीक है, कैसे कैसे है तो समझने की कोशिश करना, और अगर आपको समझ में आ जाए ये सवाल पूरा पूरा सबको समझ में आ जाए तो ताली बजा देना एक बार घर पे बैठ के। ठीक है, तो हम यहां से कह रहे हैं कि ये एक ग्राफ है, और ये ग्राफ ऐसा पहले ऊपर जा रहा है, मतलब पहले ये कौन सा फलन है, आरोही फलन है, मतलब ए से बी तक तो ये आरोही फलन है और बी से सी तक अवरोही फलन है। तो इस एक सवाल में दोनों यहां पर चीजें काम आएगी, जो हमने सीखा ना, आरोही में क्या होगा और अवरोही में क्या होगा, तो इस सवाल में हमें दोनों चीजें काम में लेनी है, आरोही भी और अवरोही भी। तो सबसे पहले हम यहां पर बात करते हैं कि इस सवाल में आपको पहले ए से बी तक का ज्ञान बताना है, और उसके बाद बी से सी तक के लिए वक्र के ढाल व इसके परिमाण पर टिप्पणी करनी है। वक्र के ढाल व इसके परिमाण पर टिप्पणी करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं ए से बी तक का मुद्दा समझाता हूं, तो मैंने ये लाइन खींच ली ए से बी तक, ए बिंदु यहां पर दिखा दिया और बी बिंदु यहां पर दिखा दिया, और आप ए से बी तक मैं आपको लेके चलता हूं, ध्यान से देखना, मैं आपको पिछले पे लेके चलता हूं। ए से बी तक जो हिस्सा है वो कौन सा है, इन तीनों में से, इन तीनों आरोही फलनों में से जो हमारा उस सवाल में ए से बी वाला हिस्सा है वो कौन सा है, हिस्सा पहला, एक, दो या तीन में से कौन सा वाला है, नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 में से कौन सा वाला हिस्सा है, नंबर 2। समझ में आ रही है बात, नंबर 2। और नंबर 2 के जो रिजल्ट है वो लिख लें, आप अपने कागज पर नंबर 2 के रिजल्ट लिख लें, फटाफट से लिख लें, नंबर 2 का रिजल्ट लिख लें कि ढाल धनात्मक होगा तथा ढाल घट रहा होगा, लिख लें फटाफट से, ताकि जब मैं उस पेज पर शिफ्ट हूं तो वापस से आपको कंफ्यूजन ना हो, तुरंत लिख लें, ढाल धनात्मक होगा तथा ढाल घट रहा होगा, ढाल धनात्मक होगा तथा ढाल घट रहा होगा। लिख लिया आपने? तो मैं आता हूं सवाल पर। तो ए से बी के लिए आप लिखेंगे ढाल
धनात्मक होगा तथा ढाल घट रहा होगा। इसके बाद अपन बी से सी की बात करें तो यहां पर क्या होगा बेटा, बी से सी की बात करें तो यहां पर क्या होगा, ऋणात्मक होगा ढाल, ढाल ऋणात्मक होगा तथा ढाल का परिमाण बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो अब कैसे समझना है इस सवाल को, देखना इस सवाल को देखना कि अगर ए से बी तक की मैं बात करता हूं, बहुत ही बढ़िया उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, कि यहां पर अगर इस सवाल में परिमाण के रूप में बात की जाए, इसके परिमाण पर टिप्पणी की जाए, तो आपका जवाब होगा, परिमाण पर टिप्पणी कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। मैं इसके परिमाण पर टिप्पणी करना सिखा देता हूं पहले, मैं इसके परिमाण पर टिप्पणी करना सिखा देता हूं पहले, ध्यान से देखना। आप कहेंगे कि जो ढाल का परिमाण है वो प्रारंभ में घट रहा होगा तथा बाद में बढ़ रहा होगा, मतलब ए से बी तक घट रहा होगा। आपका जवाब होगा जो ढाल का परिमाण होगा ए से बी तक घट रहा होगा तथा बी से सी तक ढाल का परिमाण बढ़ रहा होगा। कोई आपत्ति ढाल के परिमाण पर टिप्पणी करने में, किसी को कोई आपत्ति? सबसे पहले आपका जवाब होगा ढाल पहले घट रहा होगा, उसका परिमाण बाद में बढ़ रहा होगा। ठीक है, तो सीधा सीधा आपने अब इस सवाल को आस्था अवस्थी नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, दोनों चीजों को जोड़ना ही नहीं आया। गंवार को मैंने ग्राफ को दो टुकड़ों में तोड़ के सिखा दिया, ए से बी अलग से सिखा दिया, बी से सी अलग से सिखा दिया, अब इसको दोनों को एक साथ पढ़ना नहीं आ रहा। शाबाश, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करते हैं ऐसे लोगों को। हम यहां पर बात करते हैं, एक बार ध्यान से समझते हैं कि इस सवाल को और कैसे समझा सकता हूं मैं, इस सवाल को और कैसे समझा सकता हूं। तो देखो ध्यान से देखो, अब मेरे समझाने का दूसरा तरीका यहां पर आता है। दूसरे तरीके में हम क्या करते हैं कि जो ए से बी तक ढाल घट रहा है, आपको बिंदु बी पर ढाल कितना नजर आ रहा है, पहले ये समझा दे, बिंदु बी पर ढाल कितना नजर आ रहा है, बोलो फटाफट। बिंदु बी पर ढाल जीरो, जीरो बिल्कुल जीरो। और ए से बी तक ढाल घट रहा है ना, ए से बी तक ढाल घट रहा है, हाँ या ना, यस और नो? ए से बी तक ढाल घट रहा है, यस। ठीक है, तो हम उदाहरण के लिए क्या मान सकते हैं कि ए पर, इस बिंदु पर ढाल 5 मान लो, फिर थोड़ा ऊपर ढाल 3 मान लो, फिर थोड़ा ऊपर ढाल 1 मान लो, और फिर अंत में ढाल को 0 मान लो। मान सकते, उदाहरण के लिए संख्या के रूप में इमेजिन तो कर सकते ना, कि माना कि बिंदु ए पर ढाल 5 है, और चूंकि ढाल घट रहा है तो थोड़ी देर बाद हमने माना ये 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, और अंत में बिंदु बी तक जाने पर ये 0 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बी से सी तक ढाल का परिमाण जो है, वो परिमाण, ढाल का परिमाण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बोलो बेटा। बी से सी तक, बी से सी तक ढाल का परिमाण बढ़ रहा है या घट रहा है, बढ़ रहा है। और परिमाण बढ़ रहा है तो समझना कि 0 से परिमाण कितना हो जाएगा, 1, फिर 3, और फिर 5। पर मुझे पता ये ढाल ऋणात्मक है, इसीलिए अगर मैं चाहूं तो वास्तविकता में ढाल के लिए यहां पर मुझे क्या लगाना चाहिए, माइनस चिन्ह लगाना चाहिए। मुझे पता है परिमाण बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ढाल एक्चुअली क्या है, ऋणात्मक है कि नहीं, है ना? अब यहां से अगर ये सवाल पूछा जाए कि ढाल का, सवाल देखना, ढाल का परिमाण किस प्रकार से परिवर्तित होगा, सवाल को समझना, मेरा सवाल है ढाल का परिमाण किस प्रकार से परिवर्तित होगा, तो आपका जवाब होगा ये रहा, मैं फिर से हाईलाइट करता हूं, आपका जवाब होगा ये, ढाल घट रहा होगा तथा ढाल का परिमाण, ढाल घट रहा होगा प्रारंभ में और फिर बढ़ रहा होगा। ढाल का परिमाण ए से
बी घट रहा है तथा बी से सी बढ़ रहा है। पर अगर मैं बिना परिमाण के संख्यात्मक रूप से बात करूं, मैं कहूं कि आप तो चिन्ह के साथ मुझे ये बता दें कि ढाल वास्तव में बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हमने क्या उदाहरण लिया, ढाल शुरुआत में 5 था, 5 से 3 हुआ, फिर 1 हुआ, फिर 0 हुआ, फिर -1 हुआ, फिर -3 हुआ, फिर -5 हुआ। अगर मैं परिमाण की बात ना कर कर मैं चिन्ह के साथ बात करना चाहूं, तो अब यहां पर मुझे ये बताओ कि ये ढाल वास्तव में बढ़ रहा है या घट रहा है। शुरू उदाहरण के लिए 5 से हुआ तो अंत -5 पर हुआ। दीप्ति का कहना है इंक्रीज हो रहा है, शाबाश बेटा। 5 से आपके पास जेब में 5 रुपए थे, फिर 3 रुपए हुए, फिर 1 रुपया हुआ, फिर 0 हो गए, फिर 1 रुपया उधार हो गया, फिर 2 रुपए उधार हो गए, और आप कह रहे हो कि आपकी इनकम, आपके जेब में पैसे बढ़ रहे हैं, अमीरी बढ़ रही है। शाबाश बेटा। क्या हो जाएगा अपना आंसर? घट रहा है, घट रहा है। तो यहां पर दो तरीके से सवाल, मैंने बिल्कुल ये 100%, 100% जो काम में आने वाली चीजें थी सब यहां पर इस उदाहरण में मैंने समझाने की कोशिश की है। एक और सवाल इसके बाद लेते हैं, और जो हमने सीखा है एक बार आप तसल्ली से इसको देख लें। मैं 10 सेकंड के लिए स्क्रीन को और आपके सामने रख रहा हूं, और एक और उदाहरण मैं यहां पर लेता हूं, फटाफट से देखिएगा। ये रहा, यहां पर वापस से अपने को टिप्पणी करनी है ए से बी तक, व बी से सी तक। सबसे पहले परिमाण के लिए टिप्पणी करेंगे। एक बार परिमाण के लिए टिप्पणी हो जाएगी तो बाकी ढाल के लिए सीधा सीधा ढाल के परिमाण, सबसे पहला ढाल के परिमाण पर टिप्पणी करेंगे सब लोग। पहले आप मुझे ये बता दें कि ए से बी तक का जो ये ग्राफ है, ये आरोही है या अवरोही है? ए से बी तक का ग्राफ आरोही है या अवरोही है? ए से बी तक का ग्राफ आरोही है या अवरोही है? अवरोही, बिल्कुल आरोही। रितेश शर्मा का कहना है आरोही। बेटा चरस मार के आया है क्या? अवरोही। घट रहा है ना, मान नीचे आ रहा है ग्राफ। जब भी कोई ग्राफ इस तरीके से नीचे की तरफ अग्रसर है, तो नीचे की तरफ अग्रसर है तो अवरोही फलन है, ए से बी अवरोही। अवरोही फलनों की स्थिति में ढाल क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और जो अवरोही है, अब मैं वापस आपको अवरोही पे लेके चलता हूं, आप ए से बी को फटाफट देख लें, ए से बी को फटाफट देख लें और आप वहां पर आ जाएं, फटाफट आ जाएं। ए से बी अवरोही फलनों पे मैं आपको ले आया। तो आप ये बताइए कि यहां पर ये किस प्रकार का अवरोही है? प्रकार 1, प्रकार 2 या प्रकार 3? प्रकार 1, प्रकार 2 या प्रकार 3? किस प्रकार का आकार वहां पर आपको? दीपेश का जवाब है 2। बेटा 2 ऐसा है, जबकि जो हमारा सवाल है ना, मुझे जहां तक नजर आ रहा है सवाल हमारा ऐसा है, प्रकार 1। बिल्कुल सटीक जवाब यहां से है प्रकार 1, है ना? तो प्रकार 1 है तो प्रकार 1 का रिजल्ट याद करो। यहां से ढाल ऋणात्मक है तथा ढाल का परिमाण घट रहा है। देख लो यहां से मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ढाल ऋणात्मक है तथा ढाल का परिमाण घट रहा है। ठीक है, तो वहां पर लिख देते हैं। यहां पर आ जाओ, ए से बी के लिए तो ढाल तो ऋणात्मक है, ये हमने तो लिख ही दिया। और ढाल का परिमाण, ढाल का परिमाण घट रहा है। ठीक है, और बी से सी में क्या है बेटा? सरल रेखा है ना, और सरल रेखा जिसका ढाल नियत होता है,
सरल रेखा जिसका ढाल नियत होता है, वो भी क्षैतिज, अर्थात बी से सी तक का ढाल क्या है, शून्य। नियत तो है ही, और वो नियत मान भी मुझे पता है, शून्य, 0। तो हम यहां से क्या लिखेंगे, हम यहां से सबसे पहले ढाल के परिमाण का रिजल्ट लिखेंगे। ढाल का परिमाण जो है उसका रिजल्ट लिखेंगे, ए से बी तक घट रहा है तथा फिर बी से सी तक नियत अर्थात शून्य। इस स्थिति में नियत शून्य है। और अगर मैं यहां पर इस मान को समझाना चाहूं तो कुछ ऐसा है ना, परिमाण घट रहा है, ए से बी तक परिमाण ढाल का घट रहा है, तो मान लो ए बिंदु पर परिमाण को क्या लिखा जा सकता है, कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूं। ए बिंदु पर मान लिया 5 था, फिर यहां पर 3 रहा होगा, फिर 1 हुआ होगा, और फिर बी बिंदु पर आते आते 0 हो गया होगा, है ना। मतलब ये परिमाण के रूप में क्या हो रहा है, परिमाण के रूप में ये घट रहा है। तो परिमाण के रूप में घट रहा है, तो यहां पर देखो माइनस लगा दूंगा। तो माइनस लगा दूंगा, तो अब यहां से अगर मैं सिर्फ ढाल की बात करता हूं विद चिन्ह, चिन्ह के साथ मैं लिख भी देता हूं, चिन्ह के साथ अगर मैं बात करता हूं, तो यहां से हमारा ढाल प्रारंभ में -5 था, फिर -3 हुआ, फिर -1 हुआ, और फिर 0 का 0 फिक्स हो गया। तो अगर ढाल के लिए मैं बात करता हूं, यानी संख्यात्मक रूप से मैं बात करता हूं, तो -5 बड़ा है कि 0 बड़ा है, -5 बड़ा है कि 0 बड़ा है, -5 बड़ा है कि 0 बड़ा है, 0। तो वास्तव में -5 से 0 जाने पर ढाल बढ़ रहा है, ढाल बढ़ रहा है, फिर नियत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश जो हमने की है आप प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। तो यहां पर आप देखिएगा, दो बिंदुओं के मध्य वक्र का औसत ढाल, ये कैसे यहाँ पर ढाल की चीजें हैं जिनको कैसे हम समझते हैं, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, ऑलरेडी अपन ये सारी चीजें ढंग से पढ़ के आए हैं, ध्यान से समझिएगा। ऑलरेडी सारी चीजें अपन ने ये पढ़ ली है जो इस पेज पर आपको नजर आ रही है। हमने पढ़ा है कि जब भी, इस सेकंड वाले पर आओ, कि जब भी किसी बिंदु पर वक्र का ढाल पता करना होता है, तो आप उस बिंदु पर क्या करते हैं, स्पर्श रेखा खींचते हैं। उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचकर उसका धनात्मक एक्स अक्ष के साथ वामावर्ती दिशा में कोण थीटा ज्ञात करते हैं, और उस कोण का जो tan थीटा होता है, वो tan थीटा ही आपका ढाल हो जाता है। ये सब अपन ने सीखा है ना। पर यहां पर अब जो थोड़ी सी बात अंतर मैं यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं, कि यदि हम एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो हमें उस बिंदु का ढाल पता होगा ना बेटा। रिपीट करता हूं कि यदि मैंने एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची है तो मुझे जो ढाल पता होगा, ये उसी एक बिंदु का पता होगा ना, कि अगर मैंने ए बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची है तो ये ढाल किस बिंदु का है, ए बिंदु का है। तो अगर स्पर्श रेखा खींची जाती है तो बिंदु विशेष का ढाल ज्ञात कर सकता हूं। स्पर्श रेखा खींची जाती है तो बिंदु विशेष का ढाल ज्ञात कर सकता हूं, इसलिए उसको कहते हैं तात्क्षणिक ढाल। तात्क्षणिक ढाल क्या कहते हैं उसको, तात्क्षणिक ढाल। परंतु अगर हम दो बिंदु यहां पर लेते हैं, बिंदु बी और बिंदु सी, और अब इन दो बिंदुओं के लिए हम यहां से एक इस प्रकार से बिंदु बी और सी को काटने वाली यदि कोई एक रेखा खींचते हैं,
तो बिंदु ए और बी को काटने वाली रेखा धनात्मक अक्ष के साथ जो कोण बनाएगी और जो उसका ढाल लिखा जाएगा, ये किसी एक बिंदु का नहीं है, ये एक अंतराल का ढाल है। किस अंतराल का ढाल है? तो आप कहेंगे कि सर आपने यहां पे बिंदु ए से बिंदु सी तक के अंतराल का चयन किया है, इसलिए ये एक ऐसा ढाल है जिसको आप कहेंगे औसत ढाल। क्या कहेंगे? औसत ढाल। किस अंतराल में औसत? तो आप कहेंगे ये ढाल है औसत ढाल। औसत ढाल किस अंतराल में? बी से सी तक के अंतराल में। तो बी से सी तक का औसत ढाल ये हो जाएगा। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। जो दोनों चीजें मैंने आपके सामने बना रखी है, इसमें आप समझ आना चाहिए कि जब कभी भी स्पर्श रेखीय स्थिति में अगर मैं ढाल ज्ञात करता हूं तो वो उस पर्टिकुलर उस बिंदु पर ढाल यानी तात्क्षणिक ढाल होगा, स्पर्श रेखा के थ्रू हमने ज्ञात किया है। और जो एक इस प्रकार से बी और सी को काटने वाली रेखाखंड जो है, इस रेखा द्वारा जो बी और सी के लिए जो अंतराल के लिए ढाल निकाला है वो हमारा औसत ढाल रहेगा। उम्मीद करता हूं ये बात यहां पर आपको समझ में आई होगी। और यहां पर हेडिंग से भी ये चीज क्लियर है, दो बिंदुओं के मध्य का वक्र का औसत ढाल, जबकि यहां पर एक ही बिंदु है, उस एक बिंदु पर स्पर्श रेखा है और उस एक बिंदु के पर स्पर्श रेखा पर तात्क्षणिक ढाल। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इन्हीं सवालों को लेकर कुछ और चीजें यहां पर सीखने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा और सीखने की, कि वास्तविकता में क्या होता है बेटा। वास्तविकता में कुछ ऐसा होता है कि जैसे ये एक ग्राफ है, एक ये ग्राफ है, और मैं एक और ले लेता हूं यहां पर। और ये ग्राफ जो है जिसमें हमने मान लिया कुछ इस प्रकार से, ये ले लेते हैं, ये ग्राफ इस प्रकार से। या थोड़ा सा और सटीक बना लेते हैं ऐसे, और यहां पर तो जो हमने यहां पर बात करी कि यदि हमारे पास कोई एक बिंदु यहां पर है और कोई दूसरा बिंदु यहां पर है, और जब हम इन दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा बनाएंगे और इस रेखा का ढाल ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, तो हमें यहां पर क्या देखने को मिलेगा? ये है हमारी एक्स अक्ष, ये है हमारी वाई अक्ष। तो हमने यहां पर क्या सीखा कि इस स्थिति में औसत ढाल आता है। इस स्थिति में औसत ढाल आता है। तो औसत ढाल आता है तो कैसे निकाला जाएगा? औसत ढाल को निकाला जाएगा tan थीटा से, जहां पर थीटा क्या होगा? इस रेखा द्वारा क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण। अब क्या है कि ये प्रथम बिंदु है, तो प्रथम बिंदु का जो ये भुज होगा ये x1 मान लूंगा। इस द्वितीय बिंदु का जो ये भुज होगा इसको x2 मान लूंगा। इस बिंदु की जो कोटि होगी इसको y1, और इस ऊपर वाले बिंदु की जो कोटि होगी इसको y2 मान लूंगा। तो यहां पर ये जो लंब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1, और जो आधार हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1। और मैंने बताया था कि ये जो y2 माइनस y1 है इसको क्या लिखा जाएगा? डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है अंतर। तो ये समझ रहे, सीमित अंतर, यानी जो भी अंतर है यदि वो एक ऐसा अंतर है जिसको मैं अच्छे से ध्यान से देख सकता हूं, परख सकता हूं, तो उस अंतर को यहां पर डेल्टा से लिखा जाता है। तो ये y2 माइनस y1 को डेल्टा y लिख दिया जाएगा और x2 माइनस x1 को डेल्टा x लिख दिया जाएगा। तो यहां से इस ढाल को क्या हम सीख सकते हैं? डेल्टा y बाय डेल्टा x।
लिख सकते हैं यहां पर इस ढाल को क्या लिखा जा सकता है, यानी औसत ढाल अगर मुझे ज्ञात करना है तो मैं y2 माइनस y1 को डेल्टा y बाय डेल्टा x लिख सकता हूं। ऐसा मैं आधा पहले समझा चुका था और आधा अब यहां पर दोबारा से समझाने की कोशिश किया हूं। किसी को कोई आपत्ति हो तो वो बोले कि नहीं सर आप ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम मर जाएंगे, कट जाएंगे, हम जान दे देंगे, पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो आपने समझा है वो बिल्कुल गलत है। कोई है ऐसा जो ये बोलना चाहता है? कोई है? नहीं है, लगता है सो गए। चलो कोई बात नहीं। तो अब यहां से क्या सीखने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अब यहां से हम आगे क्या सीखने जा रहे हैं कि यदि हम किसी बिंदु पर ढाल की बात करते हैं, हम अगर किसी बिंदु पर, यानी यहां पर ऊपर देखो अत्यल्प अंतर, अत्यल्प, यहां तो अंतर था, अच्छा खासा अंतर था। आपने डेल्टा एक्स समझा, x1 और x2 के बीच का अंतराल समझा, आपने डेल्टा वाई को भी समझा, y1 और y2 के बीच का अंतराल समझा। इन दो बिंदुओं को अगर मैं नाम देना चाहूं तो आप यहां से आसानी से इसको b और इसको c कह सकते हैं। और इस स्थिति में ये जो चीज निकल कर आई है, ये क्या आई है? औसत ढाल निकल कर आया है, औसत ढाल। परंतु यदि मैं किसी एक बिंदु पर फोकस करूं, अब ध्यान से देखना बेटा, नजर आ रहा है? ये जो मैंने जूम किया है ये नजर आ रहा है? ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा और जूम कर रहा हूं। अब इस स्थिति में यदि ढाल की बात करनी है बेटा, तो यहां पर क्या होता है कि किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जाती है। ध्यान से देखना, मान लिया ये बिंदु ए है। अब इस बिंदु पर ढाल अपने को ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखते जाना। इस बिंदु पर ढाल ज्ञात करना है तो क्या किया जाता है, आप यहां से एक इस प्रकार से सरल रेखा खींचेंगे। तो आप कहेंगे कि सर ये दो सरल रेखाएं क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि मैं उस अंतराल को, जो पहले x1 और x2 का जो अंतराल था, अब उस x1 और x2 के अंतराल को बहुत ही छोटा, बहुत छोटा, बहुत ही नगण्य मैं आपको लेकर दिखाने जा रहा हूं कि ये जो डेल्टा x है ये क्या है? अल्प है, अत्यल्प, अत्यल्प। और इसी प्रकार से जो डेल्टा y है, अब उसके लिए भी मैं यहां पर आपको एक बहुत ही छोटा अंतराल लेकर दिखाने जा रहा हूं। तो ये हो गया आपका डेल्टा y, और ये डेल्टा y भी क्या है? अत्यल्प। अब ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो कि इस प्रकार से जो आपको स्थिति मिल रही है, इस प्रकार से आपको अगर इस छोटे से अंतराल को ही ध्यान से देखा जाए, इस छोटे से अंतराल को ही ध्यान से देखा जाए, तो आपको कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज जैसा नजर आ रहा हो। इस छोटे से अंतराल को ही ध्यान से देखा जाए तो आपको एक त्रिभुज जैसी ज्यामिति यहां पर बनती नजर आ रही होगी। तो हम यहां से क्या कहते हैं कि आखिर इस त्रिभुज को अगर मैं अब थोड़ा सा बड़ा करता हूं बेटा, इस त्रिभुज को, तो ध्यान से यहां पर आ जाओ, मैं इस त्रिभुज को थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि अपने को चीजें अब वास्तविकता में नजर आने लगे। ठीक है? और यहां इस त्रिभुज को बड़ा करके जब मैंने इसके लंब को दिखाया तो इस लंब को क्या लिखा है? डेल्टा वाई। और इस आधार को क्या लिखा है? डेल्टा एक्स। परंतु जब ये बहुत अल्प होते हैं, यानी ये जो डेल्टा एक्स जो है ये जब अत्यल्प होता है, बहुत ही छोटा मान होता है, तो इसको डेल्टा एक्स ना लिखकर इसको लिखा जाता है डीएक्स। और जो ये डेल्टा वाई है इसको बहुत अल्प स्थिति में इसको लिखा जाता है डी वाई। यानी जब किसी एक बिंदु पर
यानी हम तात्क्षणिक ढाल की बात करते हैं, तात्क्षणिक ढाल की यदि हम बात करते हैं तो तात्क्षणिक ढाल उस बिंदु ए पर ढाल के बराबर है और उस बिंदु पर स्पर्श रेखा कितना कोण बना रही है, तो थीटा कोण बना रही है। तो वो जो तात्क्षणिक ढाल हो जाएगा जिसको आप टेन थीटा से लिखना चाहते हो, अब अत्यल्प अंतरों से हम इसको परिभाषित करते हैं और अत्यल्प अंतरों की स्थिति में डेल्टा के बजाय हम क्या लिखते हैं इसको, dx। तो यहां पर ऊपर क्या हो जाएगा, लंब, लंब यानी dy और आधार क्या हो जाएगा, dx। तो ये यहां पर इस तात्क्षणिक ढाल की परिभाषा हो जाती है। तो दोनों में आपको अंतर समझ में आ रहा होगा कि यदि अंतराल बड़ा है, बी से सी तक का एक बड़ा अंतराल है, तो उस बड़े अंतराल के लिए आपको औसत ढाल मिलता है डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स करके। पर यदि अंतराल बहुत ही अल्प है तो उस अल्प अंतराल की स्थिति में आप डेल्टा लिखने के बजाय आप उसको लिखते हैं डी, स्मॉल डी से, अत्यल्प अंतर से। और उस स्मॉल डी को लिखने के बाद आपको उसी ढाल को क्या लिखने को मिलेगा, dy बाय dx। ये क्यों पढ़ा, ये इसलिए पढ़ा कि कहीं पर अगर आप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखेंगे या कहीं dy बाय dx लिखेंगे तो अब आपको बार बार पूरा किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सिर्फ dy बाय dx लिखकर ये समझा चुके हैं कि ये डेफिनेटली, ये पक्का तात्क्षणिक ढाल है। और डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लिखा है तो आप ये कह सकते हैं कि बेशक ये औसत ढाल है, क्योंकि डेल्टा का मतलब एक बड़ा अंतराल का चयन किया गया है, मतलब औसत मान को ढूंढा गया है। परंतु dy dx लिखने का मतलब है कि आपने एक अल्प अंतराल का चयन किया है, मतलब तात्क्षणिक ढाल आपने ढूंढा है। जहां तक की बात में किसी को कोई तकलीफ हो तो वो पूछ ले, फटाफट से पूछ ले। नहीं है ना, शाबाश। अब एक और मैं चीज आपसे यहां से बताना चाहूंगा जो मैंने अभी तक नहीं बताई है। ध्यान से देखना, ये जो डायग्राम आपको नजर आ रहा है, ध्यान से देख लो स्क्रीन पर। ये जो मैं जूम करके आपके सामने बनाया हूं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां तो मैंने क्या किया है कि मुझे दो रेखाएं खींचनी थी, तो मेरे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं था। होता क्या है वास्तविकता में, ये रेखाएं बहुत ही नजदीक होती है, इतनी नजदीक कि दिखाई भी ना पड़े। यानी जो ये अल्प अंतर जिसको हमने कहा ना अत्यल्प अंतर, ये अत्यल्प अंतर इतना होता है 0.0000001, ऐसा बहुत ही अल्प परिवर्तन होता है। और जैसे ही ये अंतर छोटा होता जाएगा, ये अत्यल्प अंतर होता जाएगा, ये वाला त्रिभुज क्या होता जाएगा, छोटा। और ये त्रिभुज जब बहुत ही छोटा हो जाएगा तो ये त्रिभुज कैसा नजर आने लगेगा, एक बिंदु जैसा नजर आने लगेगा। समझ रहे, मतलब ढाल तो होगा, ढाल तो होगा, पर बहुत ही छोटे त्रिभुज के लिए उस ढाल की बात करेंगे, और बहुत छोटा बिंदु। इसीलिए तो हम कहते हैं कि ये स्पर्श रेखीय बिंदु का ढाल है। समझ रहे बात को? आप तो यहां पर यूं कंफ्यूज मत होना कि सर ये तो एक अंतराल है, अंतराल है, अंतराल नहीं है बेटा। ये इतना छोटा अंतर है कि वास्तव में ये अंतर त्रिभुज ना होकर बिंदु है। और बिंदु पर खींचा गया ढाल क्या हो जाएगा वास्तविकता में, स्पर्श रेखीय ढाल हो जाएगा, है ना, स्पर्श रेखीय ढाल हो जाएगा, और अर्थात वो तात्क्षणिक ढाल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां से इन चीजों को आगे लेकर चलते हैं। और अब हम यहां पर अवकलन, डिफरेंशिएशन की बात करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी सी बात करूंगा, ज्यादा नहीं बात करूंगा। तो ये हमारे इस बेसिक मैथ्स का तीसरा टॉपिक है, अवकलन। एक्चुअली क्या होता है जो हमने सबसे पहले पढ़ा, ध्यान से समझ लेना, बेसिक मैथ्स इसका तीसरा टॉपिक जिसको कहा जाता है कैलकुलस। इस कैलकुलस के दो हिस्से होते हैं बेटा, इस कैलकुलस के दो हिस्से होते हैं। पहला जो हम यहां पर सीखने जा रहे हैं ये है अवकलन, और एक और प्रक्रिया होती है जिसको कहा जाता है समाकलन। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, पहले अवकलन। ठीक है, ध्यान से देखना, समझते जाना। अवकलन को पढ़ें उसके पहले फलनों को समझते हैं। काफी लोगों का अभी भी डाउट है कि सर ये फलन क्या मुसीबत है, बार बार आप बोलते हो फलन घट रहा है, फलन बढ़ रहा है,
फलन आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या मुसीबत है, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। फलन आखिर क्या होता है कि जैसे एक सरल रेखा है, जैसे एक सरल रेखा है, तो इस सरल रेखा में क्या होता है कि जैसे x का मान 0 है तो y का मान, उदाहरण के लिए मान लेता हूं 1 है। x का मान जब 1 हो जाएगा तो y का मान 2 हो जाएगा। x का मान जब 2 हो जाएगा तो y का मान 3 हो जाएगा। x का मान 3 हो जाएगा तो y का मान 4 हो जाएगा। x का मान 4 हो जाएगा तो y का मान 5 हो जाएगा। तो क्या है कि यहां पर इस x में परिवर्तन के साथ y में भी परिवर्तन हो रहा है, अर्थात ये x और y एक दूसरे से संबंधित है। ये x और y एक दूसरे से संबंधित है। तो एक दूसरे से संबंधित है तो यहां पर पता है हम इस प्रकार से लिखते हैं y बराबर mx प्लस c, लिखते हैं ना मानक समीकरण। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे y बदलेगा। सुनना मेरी बात को, मैंने क्या कहा? जैसे जैसे x बदलेगा वैसे वैसे y भी बदलेगा। अर्थात इसका मतलब होता है कि जो ये y है, ये y वास्तव में x के रूप में एक फलन है। अर्थात ये y जो है, ये y x के रूप में एक फलन है। बिल्कुल, ये y जो है ये x के रूप में एक फलन है। अब यहां पर इसी सरल रेखा के उदाहरण के बजाय अपन किसी वक्र के ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। वक्र, ये वक्र इस तरीके से दिखा रखा है, टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा मेढ़ा। तो अब इस वक्र में समझिएगा कि जैसे जैसे ये x के मान बदल रहे हैं वैसे वैसे ये y के मान भी बदल रहे हैं। अर्थात यहां पर भी हम लिख सकते हैं कि जो ये y है ये x का कोई फलन है। ठीक है, ये y जो है ये x का कोई फलन है। बस इसमें एक शर्त होती है बेटा। शर्त क्या होती है कि x के किसी एक मान पर y का कोई एक ही मान हो पाए। x के किसी एक मान पर, मतलब अगर यहां पर x बराबर 1 है तो यहां पर y बराबर 4, मतलब x बराबर 1 रखने पर y बराबर 4 आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप x बराबर 1 रख रहे हो और y का मान वहां 4 भी आ जाए, 8 भी आ जाए, 12 भी आ जाए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहां से परिभाषा जो कहती है मैं उस पर आपको लेके आता हूं कि y x का फलन कहलाती है यदि x के किसी दिए गए मान के संगत y का केवल एक ही मान विद्यमान हो। यदि y के एक से ज्यादा मान विद्यमान है तो वो फलन नहीं कहलाता। x का कोई एक मान रखने पर y का निश्चित रूप से एक ही मान वहां से उपलब्ध होना चाहिए। यदि एक से ज्यादा मान अगर वहां पर है तो वो संबंध जो दिया गया है, वो y और x का जो संबंध है वो फलन नहीं कहलाएगा। आपने लिखा होगा जो मैंने कहा, और नहीं लिखा है तो आप लिख लें कि x के किसी एक मान के लिए y के एक से ज्यादा मान यदि हो, x के किसी एक मान के लिए y के एक से ज्यादा मान संभव हो तो उस प्रकार के संबंधों को हम फलन नहीं कहते हैं। उस प्रकार के संबंधों को हम फलन नहीं कहते हैं। ठीक है, फिलहाल फलन के लिए इतना ही सीखना है। थोड़ा सा और आगे मैं आपको लेके चलूं तो यहां से अवकलन की परिभाषा, बस मैं इतना समझाऊंगा। अवकलन की परिभाषा क्या होती है कि जैसे हमने कहा कि कोई y है और इस y को हम लिख रहे हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब होता है y इज फंक्शन ऑफ x। y इज इक्वल टू एफ एक्स का मतलब क्या होता है? y इज फंक्शन ऑफ x। और यहां से अब यदि अवकलन किया जाए तो y का अवकलन करेंगे। तो यहां से यदि
अवकलन की बात की जाए तो y का अवकलन जब किया जाएगा तो अवकलन की परिभाषा क्या कहती है कि इस y का अवकलन करके आप इसको लिखते हैं y डैश, y का अवकलन करके इसको लिखते हैं आप y डैश, या इसी को लिखा जा सकता है fx डैश। तो ये हो जाएगा y डैश या fx डैश जो हो जाएगा, इसको लिखा जाता है dy बाई dx से, मतलब अवकलन का मतलब होता है dy बाई dx। मतलब किसी भी फलन y का, इसको dy बाई dx को पढ़ते कैसे हैं, dy बाई dx को पढ़ते हैं फलन y का x के सापेक्ष अवकलन। तो हमने यहां से क्या कहा कि कोई फलन है y बराबर fx, कोई भी हो सकता है, आपको दुख लेने की जरूरत नहीं है। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि यदि y का अवकलन करने की बात की जाए, y का अवकलन करने की बात की जाए तो आप y का अवकलन करके क्या लिखोगे, y डैश लिखोगे। और उस y डैश को कैसे लिखा जाता है, आप चाहें तो y बराबर fx है तो y डैश लिखा, मतलब डैश मतलब होता है एक बार अवकलन कर चुके हो आप, तो y डैश का मतलब होता है कि यहां से, सर ये डेफिनेशन फिर समझा दो बेटा, मैंने कहा आप लिख लो साथ के साथ, है ना, मैंने कहा ना कि आप लिख लो फलन की डेफिनेशन, आप साथ के साथ लिख लो। आपने नहीं लिखी, मैं क्या करूं, अवकलन की जरूर मैं समझा सकता हूं। अवकलन की डेफिनेशन यहां से हो जाएगी कि जैसे ही आप किसी फलन के अवकलन करने की इच्छा रखते हो, समझना मेरी बात को, और लिख सको तो लिख लो कि जैसे जब आप किसी फलन y का, जैसे ही आप किसी फलन y का अवकलन करने की इच्छा रखते हो, जैसे ही किसी फलन y का अवकलन करने की इच्छा रखते हो, तो उस फलन y का अवकलन y डैश, तो उस फलन y का अवकलन y डैश अर्थात fx डैश, उस फलन का अवकलन y डैश अर्थात fx डैश को उस फलन के अवकलन y डैश अर्थात fx डैश को dy बाई dx से व्यक्त किया जाता है। उस फलन को dy बाई dx से व्यक्त किया जाता है, dy बाई dx से व्यक्त किया जाता है, जिसे हम फलन y का x के सापेक्ष अवकलन पढ़ते हैं, जिसे हम फलन y का x के सापेक्ष अवकलन पढ़ते हैं, जिसे हम फलन y का x के सापेक्ष अवकलन पढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं ये y और y डैश ये सब नहीं बताऊंगा, अब मैं ये सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि आखिर ये dy बाई dx क्या मुसीबत है। अभी आप यहां पर ज्यादा कुछ ना सोचें, dy बाई dx क्या होता है, कैसे होता है, ये सब मैं बताऊंगा। आप जो यहां तक इस साइड तक जो मैंने बातें सिखाई इनको समझो, इनमें अगर किसी को कोई आपत्ति हो तो वो आप यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में प्रॉपरली लिख के रखें और उसको कॉपी पेस्ट कर दें कि ये डाउट है। वरना यहां से dy बाई dx वास्तव में क्या होता है, कैसे होता है, क्या करना है, ये सब चीजें मैं नेक्स्ट क्लास में सिखाऊंगा। यहां तक कि हैंडआउट में आपको अपलोड करता हूं। धन्यवाद।